हेलो दोस्तों, जेटी एकेडमी में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। आज मैं आप लोगों को 12 क्लास उर्दू का यानी आप 12 क्लास उर्दू के अंदर जो चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 पढ़ चुके हैं, यानी इन दोनों चैप्टर को आप बाकायदा तौर पर मुकम्मल कर चुके हैं। तो अब चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 यानी इन दोनों चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल आपके बोर्ड के इम्तिहान के अंदर किए जाते हैं और बोर्ड के इम्तिहान के अंदर जो पूछे जाते हैं या जो आपकी किताब के अंदर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मौजूद है, आज हम उन्हीं तमाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को हल करेंगे। और आप तमाम बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप तमाम बच्चे जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। आप तमाम बच्चे जब मुफ्त में पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा पढ़ाई बिल्कुल फ्री हो रहा है, तो हमें और आपके ऊपर इतना फर्ज बनता है कि हम इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने उन साथियों के साथ शेयर करें जो अब तक उर्दू बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, ताकि वो भी आसानी के साथ जो आने वाले 2026 के बोर्ड के इम्तिहान हैं उसमें वो अच्छी तरीके से कामयाबी हासिल कर ले और अच्छी तरीके से इम्तिहान में नुमाया नंबरात से कामयाबी हासिल करे। इसलिए आप तमाम बच्चों से मैं शुरू में आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप तमाम बच्चे जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मैंने कहा आपको मैं चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 यानी इन दोनों चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल किए जाते हैं, आज उन्हीं दोनों को हम हल करेंगे। तो मैंने बताया चैप्टर नंबर आपका 14 है खेती और चैप्टर नंबर 15 है बरके कलीसा। क्या है? बरके कलीसा। बाकायदा तौर पर आप इन दोनों चैप्टर को मुकम्मल कर चुके हैं और इन दोनों को चैप्टर को पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम जो है ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्टिव को हल करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने बताया कि चैप्टर नंबर जो है आपका 14 वो है खेती। ये इसके लेखक और मुसन्निफ कौन है? अमीक हनफी। मैं बाकायदा आप तमाम बच्चों को बता चुका हूं और ये एक नज्म है। क्या है? ये एक नज्म है। हर एक चीज को मैं बाकायदा तौर पर अच्छी तरीके से आप तमाम बच्चे को बता दिया हूं। तो देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? खेती नज्म की हैयत क्या है? यानी जो खेती नज्म है, पूछ रहे हैं कि इसकी क्या हैयत है? पाबंद नज्म या मुआरी नज्म या आजाद नज्म या नसरी नज्म? तो खेती नज्म की हैयत क्या है? तो इसकी हैयत है आजाद नज्म। यानी शायर जो अमीक हनफी बिल्कुल आजाद होकर इस नज्म को लिखा, यानी ये आजाद नज्म है। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखिए, खेती नज्म के शायर कौन है? यानी जो खेती नज्म है, पूछ रहे इसके लेखक और मुसन्निफ कौन है? मैंने बता दिया इसके लेखक मुसन्निफ अमीक हनफी है। तो इसके लेखक और मुसन्निफ कौन है? सरदार जाफरी, अमीक हनफी, जफर कमाली या अता काकबी। तो तमाम बच्चों को मालूम हो गया होगा कि खेती नज्म के शायर कौन है? अमीक हनफी। ऑप्शन बा आपका सही है। ठीक है, देखिए तीसरा ऑब्जेक्टिव, सब्ज को जर्री बनाने की इजाजत हमें मरहमत करता है। यह जुमला किसके बारे में है? यानी सब्ज को जर्री बनाने की इजाजत हमें मरहमत करता है, यानी जो सब्ज है उसको जर्रा भी बनाने की हमें यह मरहमत करता है। यह जुमला किसके बारे में है? आप तमाम बच्चे मैं बाकायदा 2-3-4-5 सेकंड का मोहलत देता हूं कि आप कमेंट करके बताएं कि सब्ज को जर्री बनाने की मरहमत करता है यह जुमला किसके बारे में है? तो देखिए आपका सही ऑप्शन क्या है? वक्त खत्म हो गया। अब रात, दिन, वक्त या शौक। तो सब्ज को जर्री बनाने की इजाजत हमें मरहमत करता है यह जुमला किसके बारे में है? वक्त के बारे में, यानी ऑप्शन जी आपका सही है। ठीक है, देखिए अब अगला ऑब्जेक्टिव, तमाम इंसान किसकी खेती है? यानी जो इंसान है इस दुनिया के अंदर, पूछ रहे ये तमाम इंसान किसकी खेती है? जिन की, फरिश्ते की, वक्त की या उनमें
कोई नहीं। तो ये तमाम इंसान किसकी खेती है? ये तमाम इंसान जो है ये वक्त की खेती है। ऑप्शन जीम आपका सही है। ठीक है, देखिए अब अगला 5वां ऑब्जेक्टिव, खेती नज्म का मरकजी किरदार कौन है? यानी ये जो नज्म है, खेती नज्म पूछ रहे, इसमें मरकजी किरदार कौन है? यानी किसके किरदार को बयान किया गया है, किसके किरदार को बताया गया है? रात, दिन, शाम या वक्त? तो खेती नज्म के मरकजी किरदार कौन है? वो है वक्त। ऑप्शन दाल आपका सही है। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने अपने कॉपी पर इसको नोट कीजिए। अब हम आगे चलते हैं। देखिए 6वां ऑब्जेक्टिव, वक्त क्यों खुश होता है? यानी जो वक्त जो है ये क्यों खुश होता है? बदमस्त पाकर, शौक पाकर, बेहोश पाकर या उनमें कोई नहीं? तो वक्त क्यों खुश होता है? बदमस्त पाकर। इंसान जब बदमस्त हो जाता है तो ये वक्त बहुत ज्यादा खुश होता है। ऑप्शन अलिफ आपका सही है। ठीक है, आगे देखिए 7वां ऑब्जेक्टिव, वक्त इंसान को क्या मौका देता है? ये जो वक्त है, इंसान को क्या मौका देता है? सुधरने का मौका देता है कि ये वक्त है तुमको सुधरने का। अगर तुम इस वक्त को अच्छा कदर किया, सुधर गया, तो आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो कल है, ये तुम्हारे लिए कामयाबी और कामरानी का जरिया होगा। तो वक्त इंसान को क्या मौका देता है? बदहाली का, खुशहाली का, सोने का या गफलत का? तो वक्त इंसान को क्या मौका देता है? वो खुशहाली का मौका देता है। ऑप्शन बा आपका सही है। ठीक है, आगे देखिए 8वां ऑब्जेक्टिव, अमीक हनफी की पैदाइश कब हुई? यानी जो आपके चैप्टर है खेती, उसके मुसन्निफ अमीक हनफी पूछ रहे उसके बारे में, इसकी पैदाइश कब हुई? 1925, 1926, 1927 या 1928? तो अमीक हनफी की पैदाइश कब हुई? 1928 में। दाल ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब 9वां ऑब्जेक्टिव देखिए, अमीक हनफी की पैदाइश कहां हुई? ऊपर पूछ रहे अमीक हनफी की पैदाइश कब हुई? ये जो सवाल बिल्कुल अहम है, इसको अच्छी तरीके से ज़हन नशी करिए। अक्सर जो मुसन्निफ और लेखक होते हैं उनकी पैदाइश, मौत, वफात, कब हुई पैदाइश, कहां हुई, उसकी वफात कहां हुई और वो कब वफात किए, ये सब अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो अमीक हनफी की पैदाइश कब हुई मैंने बता दिया, 1928 में। और अभी अनीफ हनफी की पैदाइश कहां हुई? ब्यास, भोपाल, इंदौर या दोहद? तो अमीक हनफी की पैदाइश कहां हुई? वो हुई इंदौर में। यानी जीम आपका सही है। स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। अब हम आगे चलते हैं। 10वां ऑब्जेक्टिव, अमीक हनफी का असल नाम क्या था? यानी आपके जो चैप्टर है खेती, उसके जो मुसन्निफ अमीक हनफी है, उसके बारे में पूछ रहे उसका असली नाम, असल नाम क्या था? मैं बसाता तौर पर आपको सबक के अंदर बता दिया हूं। आप तमाम बच्चे कमेंट कीजिए और इसको जल्दी से ना बचाइए कि अमीक हनफी का असल नाम क्या था। अब्दुल अजीज हनफी था या अब्दुल कादिर हनफी था या अब्दुल कुद्दूस हनफी था या अब्दुल वदूद हनफी था? अब तमाम बच्चे जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि इनका असल नाम क्या था। तो चलिए बताते हैं हमें अमीक हनफी का असल नाम क्या था? अब्दुल अजीज हनफी। यानी ऑप्शन अलिफ आपका सही है। ठीक है, अब 11वां ऑब्जेक्टिव देखिए, अमीक हनफी का इंतकाल कब हुआ? मैंने बताया कि लेखक और मुसन्निफ जो थे उनके इंतकाल और पैदाइश कब और कहां हुई, इसके बारे में अक्सर इम्तिहान के अंदर पूछे जाते हैं। तो अमीक हनफी का इंतकाल कब हुआ? 1986, 1987, 1988 या 1989? तो अमीक हनफी का जो इंतकाल कब हुआ? वो 1988 में। सही ऑप्शन जीम है, यानी 1988 में। ठीक है, अब आगे देखिए 12वां ऑब्जेक्टिव, अमीक हनफी का पहला मजमुआ कौन सा है? यानी अमीक हनफी जो इनका पहला जो मजमुआ है, वो कौन सा है? संगबाद, संगे पराहन, शहजादा या शबे गस्त? तो अमीक हनफी का पहला मजमुआ कौन सा है? वो है संगेबाद, यानी ऑप्शन बा आपका
सही है। ठीक है, अब आगे देखिए 13वां ऑब्जेक्टिव, अमीक हनफी का एक तवील नज्म का नाम बताए। यानी अमीक हनफी ने बहुत सारे नज्म लिखे हैं, उसी में से पूछ रहे हैं कि अमीक हनफी का एक तमील नज्म यानी उनके जो लंबे चौड़े नज्म है उसके बारे में उसका नाम बताए। क्या है? संगबाद, पराहन, शोले की सनाक या उनमें से कोई नहीं। तो अमीक हनफी के एक तवील नज्म का नाम क्या है? वो है संगबाद, यानी ऑप्शन अलिफ आपका सही है। ठीक है, देखिए अब 14वां ऑब्जेक्टिव, अमीक हनफी की ऑल इंडिया रेडियो में किस हैसियत क्या थी? यानी अमीक हनफी जो है ये ऑल इंडिया रेडियो में जो काम करते थे, तो पूछ रहे हैं उसमें उसकी क्या हैसियत थी, वो किस ओहदा पर थे? तो अमीक हनफी की ऑल इंडिया रेडियो में क्या हैसियत थी? और आंसरी की या खबर रेडियो की या स्टेशन डायरेक्टर की या क्लर्क की? तो अमीक हनफी की ऑल इंडिया रेडियो में क्या हैसियत थी? स्टेशन डायरेक्टर थे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर इसको नोट कीजिए। अब हम आगे चलते हैं, सबसे आखिरी 15वां ऑब्जेक्टिव, जर्री से आप क्या समझते हैं? यानी जर्री जो है इससे आप क्या समझते हैं? आपके बुक के अंदर पूछा गया है काला, उजला, सुनहरा या लाल। तो जर्री से आप क्या समझते हैं? जर्री से सुनहरा, ऑप्शन जी आपका सही है। ठीक है, इतना ही आपके बुक के अंदर ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। आप तमाम बच्चे इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर इसको नोट कीजिए। अब हम आगे चलते हैं। हमने अभी आपके चैप्टर नंबर 14 का जो जितने भी उसके अंदर ऑब्जेक्टिव की उसको मैं बता दिया। अब इसके अंदर जितने भी सब्जेक्टिव है, यानी जो 2 नंबर के सवाल आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं, अब हम उसको हल करते हैं। पूछ रहे हैं सबसे पहला जो सवाल है, सबसे पहला, खेती, क्या खेती एक पाबंद नज्म है? जो खेती आपका चैप्टर नंबर 14 है उसके बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो एक पाबंद नज्म है? तो जवाब क्या होगा इसका? नहीं, खेती एक पाबंद नज्म नहीं है, बल्कि खेती जो है ये एक आजाद नज्म है। ठीक है, दूसरा देखिए, वो खेती की हैयत क्या है? खेती जो है पूछ रहे उसकी हैयत क्या है? तो खेती की क्या हैयत है? खेती की हैयत है आजाद नज्म की। मैंने बता दिया खेती की हैयत क्या है, वो आजाद नज्म की है। और तीसरा देखिए, इस नज्म के शायर कौन है? यानी चैप्टर नंबर 14 जो है और खेती पूछ रहे इसके शायर, मुसन्निफ और लेखक कौन है? मैंने बताया कि ज्यादातर जो सवाल किए जाते हैं राइटर के, कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, या किसकी ये नज्म है, या इनकी वफात कब हुई और कहां हुई, अक्सर सवाल इसके पूछे जाते हैं। पूछ रहे हैं कि इस नज्म के शायर कौन है? मैंने बता दिया इस नज्म के जो शायर है वो है अमीक हनफी। कौन है इस नज्म के शायर? अमीक हनफी। और चौथा देखिए, उर्दू पढ़ने के मौके भी और बढ़ने के मौके भी हमें देता है वक्त, क्या ये मिसरा नज्म खेती से माखूज है? यानी और बढ़ने के मौके भी देता है हमें वक्त। पूछ रहे जो मिसरा है ये नज्म खेती जो है इसके अंदर है या इसके अंदर नहीं है, यानी इससे माखूज है। तो हाँ, ये मिसरा नज्म खेती से माखूज है बज़ाब्ता, और बढ़ने के मौके भी हमें वक्त देता है, यानी वक्त जो है हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। जो इंसान वक्त की कदर करता है तो वक्त इसे बहुत कुछ करने का मौका देता है। तो ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी पर नोट कीजिए। चलिए देखिए, हम आगे चलते हैं। अब चौथा, सब्ज को जर्री बनाने की इजाजत हमें कौन मरहमत करता है? यानी सब्ज के जर्री बनाने की हमें इजाजत कौन मरहमत करता है? तो वक्त मरहमत करता है। कौन करता है? वक्त मरहमत करता है। 5 देखिए, सूरज की किरण की हमदमी में क्या वक्त हमें झूमने देता है? यानी सूरज की किरण की हमदमी में क्या वक्त हमें झूमने देता है? तो हां, झूमने देता है। यानी जब सूरज बिल्कुल उसके अंदर रोशनी आ जाती है तो वो हमें झूमने देता है या नहीं देता है? तो इसका ऑप्शन है हां, झूमने देता है। और छठा देखिए, क्या
तमाम इंसान वक्त की खेती है। हाँ, तमाम इंसान वक्त की खेती है। यानी जब इंसान का वक्त पूरा हो जाएगा तो इंसान को 1 मिनट क्या 1 सेकंड की मोहलत ना दी जाएगी। बसाता तौर पर अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून, कि जब इंसान का वक्त मुकर्ररा पूरा हो जाता है तो इंसान को 1 मिनट क्या 1 सेकंड की भी मोहलत ना दी जाती है और उनके रूह को कब्ज कर लिया जाता है। तो ठीक है, अब देखिए 7वां, क्या तमाम इंसान वक्त के लुकमे है? हाँ, तमाम इंसान जो है ये वक्त के लुकमे है। यानी जब इंसान का वक्त हो जाता है तो वक्त इसको अपना लुकमा बना लेते हैं, यानी इस दुनिया से लेकर अल्लाह तबारक व तआला के यहां उसको भेज देते हैं। ठीक है, अब 8वां देखिए, क्या वक्त नज्म खेती का मरकजी किरदार है? तो इसका भी जवाब होगा हाँ, नज्म खेती का ये मरकजी किरदार है वक्त। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 14 के अंदर इतना ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपसे बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाएंगे और आपके बुक के अंदर भी इतना ही दिया हुआ है। तो अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 15 की तरफ। सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, उसके बाद उसके सब्जेक्टिव को हल करेंगे। तो ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 15 मैंने बताया बरके कलीसा। ये इसके लेखक और मुसन्निफ कौन है? अकबर इलाहाबादी। कौन है इसके लेखक और मुसन्निफ? अकबर इलाहाबादी। और ये जो है एक नज्म है। क्या है? ये एक नज्म है। बरके चैप्टर नंबर 15 बरके कलीसा, इसके मुसन्निफ अकबर इलाहाबादी और ये एक नज्म है। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर शुमार होते हैं? यानी अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर शुमार होते हैं? नुमाइंदा नज्म गो, मरसिया गो, हमद गो या नात गो? तो अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर शुमार होते हैं? वो नुमाइंदा नज्म गो, यानी ऑप्शन अलिफ आपका सही है। ठीक है, आप दूसरा ऑब्जेक्टिव देखिए, अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नवरत्नों में शुमार होते हैं? यानी अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नवरत्नों में शुमार होते हैं? अकबर औद पंच, गालिब, हम अशर शोरा या नज्म गो शोरा? तो अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नवरत्नों में शुमार होते हैं? अकबर इलाहाबादी अकबर औद पंच के नवरत्नों में शुमार होते, यानी ऑप्शन अलिफ आपका सही है। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। अब हम आगे चलते हैं, तीसरा ऑब्जेक्टिव, नज्म बरके कलीसा के खालिक का नाम बताए, यानी इसके मुसन्निफ और लेखक का नाम बताए। खालिक कहते हैं पैदा करने वाले को, यानी लिखने वाले को। वही पूछ रहे हैं, नज्म बरके कलीसा के खालिक का नाम बताए। अमीक हनफी, सरदार जाफरी, अकबर इलाहाबादी, जफर कमाली। तो नज्म बरके कलीसा के खालिक का नाम क्या है? वो है अकबर इलाहाबादी, यानी जीम ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब चौथा ऑब्जेक्टिव देखिए, शायर को मिस कहां मिली? मैंने जो चैप्टर अब पढ़े होंगे तो हमको पता होगा शायर को मिस कहां मिली। ऑप्शन अलिफ है कलीसा या बंदर, बाग या बाजार। तो शायर को मिस कहां मिली थी? उसको कलीसा में मिली थी। कलीसा किसे कहते हैं? ईसाइयों के कुर्बान गाह, यानी जहां वो जानवर को चढ़ाते हैं उसे कलीसा कहते हैं। पांचवा ऑब्जेक्टिव देखिए, शायर ने इस नज्म में गुलशन फितरत की बहार किसे कहा है? यानी नज्म जो है आपका बरके कलीसा चैप्टर नंबर 15, उसी में पूछ रहे शायर ने इस नज्म में गुलशन फितरत की बहार किसे कहा है? मिस को, फिजा को, फितरत को या महल को? तो शायर ने इस नज्म में गुलशन फितरत की बहार किसे कहा है? वो मिस को कहा है। ठीक है, अब सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। देखिए अब छठा ऑब्जेक्टिव, दौलत, इज्जत, ईमान किसके कदमों पर शायर कुर्बान करना चाहता है? बसाता तौर पर हम आपको चैप्टर के अंदर बता दिए थे। आप तमाम बच्चे इसको कमेंट करके बताए कि दौलत, इज्जत, ईमान किसके कदमों पर शायर कुर्बान करना चाहता है, शायर सरशार करना चाहता है, यानी पूरे हर एक चीज को उसको बिल्कुल खत्म करना चाहता है। किसके ऊपर, किसके कदमों पर? तो देखिए आगे,
तो वो किसके कदमों पर वो कुर्बान करना चाहता है। आपका छठा ऑब्जेक्टिव का जवाब क्या होगा? किसके कदमों पर वो अपने दौलत, इज्जत, हर एक चीज को कुर्बान करना चाहता है शायर। ठीक है। और सातवां ऑब्जेक्टिव, अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या था? यानी आपके चैप्टर नंबर जो 15 है, उनके जो मुसन्निफ अकबर इलाहाबादी है, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद हुसैन, अहमद हुसैन, अकबर हुसैन या खालिद हुसैन? तो अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या था? अकबर हुसैन। ऑप्शन जी आपका सही है। ठीक है। आठवां ऑब्जेक्टिव, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई? मैं बाकायदा तौर पर बता चुका हूं चैप्टर नंबर 14 के अंदर अक्सर जो लेखक और मुसन्निफ होते हैं उनकी पैदाइश, मौत को अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं। वही पूछ रहा अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई? 1844, 1845, 1846 या 1847? तो अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई? वो 1845 में। ठीक है। और नौवां ऑब्जेक्टिव देखिए, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहां हुई? कब हुई बता दिया, 1845 में। और कहां हुई? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद या दिल्ली? तो अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहां हुई? इनकी पैदाइश हुई इलाहाबाद में, यानी जी ऑप्शन आपका सही है। अब 10वां ऑब्जेक्टिव देखिए, अकबर इलाहाबादी के वालिद मोहतरम कौन थे? यानी इनके वालिद मोहतरम बजाबता चैप्टर के अंदर बता चुके हैं कि इनके वालिद कौन थे, इनके वालिद का क्या नाम था। अकबर इलाहाबादी के वालिद कौन थे? सैयद फजल मोहम्मद, सैयद शकील मोहम्मद, सैयद अकील मोहम्मद या सैयद मुआज मोहम्मद? तो अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम क्या था? सैयद फजल मोहम्मद। ऑप्शन अलीफ आपका सही है। स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। आगे चलते हैं। अब हम 11वां ऑब्जेक्टिव, अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया? यानी अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर के खिताब से, यानी खान बहादुर का खिताब, ये बहुत बड़े बहादुर है और खान ने इसका खिताब इसे कब मिला? अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया? तो ऑप्शन अलीफ है 1892 या 1896 या 1897 या 1898 या 1899? तो अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर खिताब से कब नवाजा गया? 1898। ऑप्शन जी आपका सही है। ठीक है। 12वां ऑब्जेक्टिव, अकबर इलाहाबादी की अहलिया का कब इंतकाल हुआ? यानी अकबर इलाहाबादी की जो बीवी थी, पूछ रहे हैं कि उसका कब इंतकाल हुआ अकबर इलाहाबादी के अहलिया का। आपका ऑलिफ ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1908 या 1 अक्टूबर 1909 या 1 अक्टूबर 1910 या 1 अक्टूबर 1911? तो अकबर इलाहाबादी के अहलिया का कब इंतकाल हुआ? 1 अक्टूबर 1910 में। जी ऑप्शन आपका सही है। 13वां ऑब्जेक्टिव, अकबर इलाहाबादी के लड़के हाशिम का कितनी उम्र में इंतकाल हो गया था? बजाता तरफ चैप्टर में बता चुके हैं कि अकबर इलाहाबादी के एक लड़के थे हाशिम जिनका नाम था। पूछ रहे हैं उसकी उम्र कितनी थी कि जब उनका इंतकाल हो गया? 11 बरस, 12 बरस, 13 बरस या 14 बरस? तो अकबर इलाहाबादी के लड़के हाशिम का उम्र कितनी थी जब उनका इंतकाल हो गया? 13 बरस। ऑप्शन जी आपका सही है। ठीक है। 14वां ऑब्जेक्टिव देखिए, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर के सबब मशहूर हुए? यानी जो अकबर इलाहाबादी है उसके बारे में कह रहे हैं वो किस तरह के शायर थे जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मशहूर हो गए? जरीफाना शायरी, अदीबाना शायरी, मरसिया शायरी या कसीदा? तो अकबर इलाहाबादी किस तरह की शायरी से मशहूर हो गए? वो जरीफाना शायरी से मशहूर हो गए, यानी ऑप्शन अलिफ आपका सही है। 15वां और सबसे आखिरी ऑब्जेक्टिव, अकबर इलाहाबादी का इंतकाल कब हुआ? यानी अकबर इलाहाबादी जो थे इनका इंतकाल कब हुआ, किस जगह हुआ, उसी को पूछ रहे हैं। कब हुआ? 9 दिसंबर 1920 या 9 दिसंबर 1921 या 9 सितंबर 1922 या 9 सितंबर 1923? तो अकबर इलाहाबादी का इंतकाल कब हुआ? 9 सितंबर 1920 या 9 सितंबर 1921 या 9 सितंबर 1922 या 9 सितंबर 1923? तो इनका इंतकाल हुआ 9 सितंबर 1921 को। ऑप्शन बा आपका सही है। स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर इसको नोट कीजिए। ठीक है। आपके बुक के अंदर इतना ही ऑब्जेक्टिव सवाल
किए गए हैं और पूछे गए हैं, और इन्हीं तमाम ऑब्जेक्टिव में से आपके बोर्ड के अंदर भी पूछे जाएंगे। तो अब हम ऑब्जेक्टिव को हल कर दिया, आप 2 नंबर के जो सवाल किए जाते हैं जिससे हमारा आप सब्जेक्टिव कहते हैं, उसे अब हल करते हैं। देखिए, सबसे पहला, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? यानी अकबर इलाहाबादी ये किस तरह के शायर थे? तो अकबर इलाहाबादी ये ज़रीफ शायर थे। किस तरह के शायर थे? ये ज़रीफ शायर थे। अब दूसरा देखिए, अकबर किस पर्चे के नवरत्नों में शुमार होते थे? मैं बाज़ाब्ता तौर पर आपको बता दिया ऑब्जेक्टिव के अंदर कि अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नवरत्नों में शुमार होते थे। अकबर औध पंच के नवरत्नों में ये शुमार होते थे। किसके? अकबर औध पंच के नवरत्नों में ये शुमार होते थे। ठीक है। तीसरा देखिए, नज्म बरके कलीसा के शायर का नाम बताए। मैंने बता दिया आपका चैप्टर नंबर 15 बरके कलीसा है। इसके मुसन्निफ और लेखक कौन है? इसके मुसन्निफ और लेखक का नाम मैंने बता दिया, अकबर इलाहाबादी। तो देखिए, नज्म बरके कलीसा के शायर का नाम क्या है? तो नज्म बरके कलीसा के शायर का नाम है अकबर इलाहाबादी। ठीक है, स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, आगे है, शायर को मिस कहां मिली? मैंने बाज़ाब्ता बता दिया हूं कि शायर को मिस कहां मिली? वो कलीसा में उसको मिली। कलीसा किसे कहते हैं? ईसाइयों के कुर्बान गाह को कलीसा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए अगला, शायर ने इस नज्म में गुलशन फितरत की बहार किसे कहा है? यानी शायर ने इस नज्म के अंदर गुलशन और फितरत की बहार किसे कहा है? तो शायर ने इस नज्म में मिस को गुलशन और फितरत की बहार कहा है। ठीक है। अब छठा देखिए, दौलत, इज्जत और ईमान शायर किसके कदमों पर निसार करना चाहता है? यानी दौलत, इज्जत, ईमान शायर किसके कदमों पर निसार करना चाहता है? तो कलीसा के मिस पर शायर दौलत, इज्जत, ईमान निसार करना चाहता है। यानी का जो शायर है वो अपनी महबूबा के ऊपर दौलत, इज्जत, हर एक चीज को कुर्बान करना चाहता है। ठीक है। आगे देखिए, हमला सरहद पर किया करते हैं गाजी बनकर, यह बात शायर ने किसके बारे में कही है? हमला सरहद पर किया करते हैं, यह बात शायर ने किसके बारे में कही है? बाज़ाब्ता तौर पर मैं चैप्टर के अंदर आप तमाम बच्चों को बता दिया हूं कि यह बात मुसलमानों के बारे में मिस ने इस बात को कही है। ठीक है। अब 8वां देखिए, अब जमाना पे नहीं है असर आदमनू, यह बात किसने किससे कही? यानी अब जमाना पर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे असर नहीं है, यह बात किसने किससे कही? तो यह बात शायर ने मुझसे कही थी। किससे कही थी? यह बात शायर ने मुझसे कही थी। तो आपके बुक के अंदर इतना ही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सवाल किए गए हैं। आप तमाम बच्चों से मैं आखिर में यह गुजारिश करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी पर नोट करें। तो मैं बस आज के लिए इतना ही। अब आखिरी में आप तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूं कि आप तमाम बच्चों ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।